चिल्ड्रन यू कैन सी हियर मेरे हाथ में ये एक बॉल है। इस बॉल को मैं इस गद्दे पर रोल करने देती हूँ। अब हमें ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको स्टॉप वॉच से मैं टाइम नहीं बता सकूँगी, पर हमें देखना क्या है, इस गद्दे पर ये बॉल कितना दूर तक रोल करते जाता है और कितना जल्दी ये स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। आप देखो, कुछ ही दूर जाके ये रुक गया। फिर से मैं इस बॉल को रोल करने देती हूँ इस गद्दे पर। चिल्ड्रन, उतना दूर तक जाके आप देख रहे हो रुक गया। अब हमें देखना है, ये गद्दा तो आपको स्मूथ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इस बॉल को, सेम बॉल को मैं रोल करने देती हूँ वो फ्लोर पर। तो हमें देखना है कि वो बॉल कितना दूर तक जाता है बच्चों। तो अब मेरे हाथ में ये बॉल, सेम बॉल है। अब इसी बॉल को मैं रोल करने देती हूँ फ्लोर पर। चिल्ड्रन, मैं इस बॉल को अब फ्लोर पर रोल करने देती हूँ और एक हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बॉल कितना दूर तक रोल करता है। जस्ट मैं इसे फेंक दे रही हूँ। चिल्ड्रन, यू कैन सी वो दीवार से जाके रुक गया, बट इसे हमको रोल करने देना है। देखिए, मैं इसे रोल करने देती हूँ, कुछ दूर जाके ये रुक। बच्चों, सेम बॉल को मैं देखो इस फ्लोर पर रोल करने देती हूँ। अब हमें देखना है ये बॉल कितना दूर तक जाके रुकता है। बच्चों, तो आप देख रहे हो कि ये चलता चला जा रहा है और ये अगर ये बड़ा स्पेस होता तो शायद हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता कि ये बॉल बहुत दूर तक रोल करता हुआ चला जाएगा। लेकिन ये कुछ न कहीं जाके टकरा जा रहा है, इसलिए हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट भी नहीं मिल रहा और सही से ऑब्जर्वेशन भी नहीं मिल रहा है। चिल्ड्रन, अब मैं एक दूसरा एक्टिविटी कर रही हूँ। तो ये देखो, हमारा एक छोटा सा स्टील बॉल है जिसे हम लोग बॉब कहते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं लैब में, फिजिक्स लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये बॉल है हमारा, जिसे पेंडुलम के रूप में हम लोग यूज करते हैं बच्चों। तो अगर हम इस बॉल को, बॉब को, इसे हमने धागे से बांध के, देख रहे हो, इस स्टैंड में लगा दिया है। ये हमारा स्टैंड है। इस स्टैंड में हमने इस बॉब को बांध के लटका दिया है। अब क्या करते हैं, इस बॉब को हम ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं। देखो, ये बॉब है, इसको ऑसिलेट करने के लिए हम छोड़ देते हैं चिल्ड्रन। तो हम क्या देखेंगे कि ये ऑसिलेट करते करते एक समय ऐसा आएगा जब ये ऑसिलेट करना छोड़ देगा, रुक जाएगा, ऑसिलेट नहीं करेगा। चिल्ड्रन, ये टकरा गया स्टैंड से, बट अगर ये ऑसिलेट करता रहे, धीरे धीरे क्या होगा, इसकी चाल धीमी होती जाएगी और ये अंत में जाके रुक जाएगा। तो इसका मतलब ज़रूर यहाँ कुछ है जिसके कारण बॉल रुक जाता है। तो चिल्ड्रन, ये यहाँ है क्या, यहाँ है इसके चारों ओर हवा। इस हवा के कारण इसके मोशन का अपोज होता है। हवा इसके मोशन को अपोज करता है और धीरे धीरे इसका ये बॉब ऑसिलेट करना बंद कर देता है। तो चिल्ड्रन, यहाँ हमें कुछ दिख तो नहीं रहा है कि बॉब को कोई रोक रहा है, लेकिन बॉब धीरे धीरे रुक जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज़रूर यहाँ कोई फोर्स इस बॉब पर लग रहा है जो इसके मोशन का अपोज करता है और रुक जाता है। बच्चों, इस गद्दे पर ही हम लोगों ने जो एक्टिविटी किया, बॉल को रोल करने दिया, तो उसमें हमने क्या देखा कि बॉल कुछ दूर जाके रुक गया। बट जब हम उसी बॉल को स्मूथ फ्लोर पर रोल करने छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा दूर तक रोल कर सकता है चिल्ड्रन। तो अब इन दोनों एक्टिविटीज़ में और भी मैं एक्टिविटी आपसे शेयर करूँगी, बट इस दोनों एक्टिविटीज़ में बॉल को रुकने का रीज़न, इस बॉब को धीरे धीरे रुकने का रीज़न क्या है, इस रीज़न की चर्चा हम लोग करेंगे। बट लेट्स डिस्कस द स्टार्टिंग ऑफ द टॉपिक फ्रिक्शन।
हेलो बच्चों, तो हाउ आर यू। चिल्ड्रन क्लास 8 के लिए मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, बट समवन रिक्वेस्टेड मी कि फ्रिक्शन का वीडियो मुझे देखना है। तो इसके लिए बच्चों हमने फिर से आज क्लास 8 के लिए वीडियो बनाना सोचा। तो चलिए, ये हमारा क्लास 8 का है। क्लास 8 का नया चैप्टर है, दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, चलिए, ये फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है। फ्रिक्शन का हिंदी वर्ड होता है घर्षण, मतलब रगड़ाना। तो रगड़ाएगा कब? जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर चलेगा। तो ये अब हम लोग फिजिक्स में इस टर्म को कैसे जानते हैं। ये आपका फ्रिक्शन हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स हुआ। ऑल द थ्री टर्म्स आर सेम। फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स। बच्चों, तो ये हमारा फ्रिक्शन एक्चुअली है क्या, इसका हिंदी वर्ड हो गया घर्षण। घर्षण, घर्षण का मतलब रगड़ाना, खींचना। तो बच्चों, जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पर चलने की कोशिश करता है, उसे हम चलाते हैं, उसे हम मूव कराते हैं, तो दोनों सरफेस के बीच घर्षण होता है। चिल्ड्रन, सिंपल सी बात, घर्षण का मतलब रगड़ाना हुआ। ओके, तो ऑब्वियसली जब रगड़ाएगा तो जरूर एक सरफेस का जो सरफेस दूसरे पर मूव करना चाहेगा, उसके मोशन में थोड़ा सा रेसिस्टेंस होगा, अपोज करने होगा, अपोजिशन करिएगा, या वी कैन से देयर इज रेसिस्टेंस इन द मोशन ऑफ द बॉडी। एक बॉडी जो मूव करना चाहेगा दूसरे पर, उसके मोशन का विरोध का होगा। और ये जो फोर्स होगा जो एक ऑब्जेक्ट का दूसरे सरफेस पर मोशन का अपोज करता है, उसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। द फोर्स विच अपोजेस द मोशन बिटवीन, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। रिलेटिव मोशन करने का मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। ओके, हमें चलना होता, कभी चल रहे होते हैं बहुत स्मूथ सरफेस पर, तो क्या होता है, हमारा पैर कभी फिसल गया, हम गिर गए। मार्सी सरफेस है, जहाँ काई लगा हुआ सरफेस है, वहाँ हमारा पैर फिसल जाएगा, क्योंकि वहाँ मेरे पैर के मोशन का अपोज करने वाला फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। इसके चलते मेरा पैर, हमारा पैर स्लिप कर जाएगा और हम लोग गिर जाएंगे। बच्चों, कभी बाथरूम में भी कितने लोगों के बारे में हम लोग सुनते हैं कि समवन फेल डाउन इन द बाथरूम में ड्यू टू द सोप सॉल्यूशन इन द वॉशरूम बाथरूम। तो वहाँ क्या होता है, सोप सॉल्यूशन के कारण फ्रिक्शन बिल्कुल कम हो जाता है और आदमी का पैर स्लिप कर जाता है। ओके, तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हमारे चारों तरफ हैं जहां हम फ्रिक्शन को देखते हैं। बच्चों, जैसे कि आपने देखा होगा, जब हम लोग स्लीपर खरीदने जाते हैं, सैंडल खरीदने जाते हैं, शूज़ खरीदने जाते हैं शॉप में, तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसके सोल्स में रफनेस है कि नहीं। रफनेस है कि नहीं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जरूर ये इस चीज़ पर आपने गौर किया होगा कि पेरेंट इस चीज़ को जरूर देखते हैं कि सोल्स ऑफ शूज या सैंडल या स्लीपर में लोग देखते हैं कि रफनेस बहुत है कि नहीं। तो क्या होगा, रफनेस के कारण हमारा पैर स्लिप नहीं करेगा और हम गिरने से बच जाएंगे। कभी कभी घर में हम लोग जो सैंडल यूज करते हैं, स्लीपर यूज करते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी वो बहुत दिन यूज करने के बाद चिकना हो गया और हम लोग गिर जाते हैं, कभी कभी स्लिप कर जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं। तो बच्चों, यहाँ जो फोर्स है, इस फोर्स का थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, बट इस चैप्टर में हमें डिटेल में फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, वो जो एक जो एक्टिविटी हमने आपको वीडियो में दिखाया कि ये हमारा एक बॉब है, स्टील का बना हुआ बॉल है, जिसको हम लोग बॉब कहते हैं। इसे धागे से बांध के हमने यहाँ लटका दिया।
अब हम इसको मूव करने के लिए, ऑसिलेट करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये ऑसिलेट करते रहता है बहुत देर तक, बट धीरे धीरे ये इसकी गति, इसकी चाल, इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता जाता है और फाइनली ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इसके चारों ओर हवा है और हवा के साथ इसका फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वह ऑसिलेट करना रुक जाता है, बंद कर देता है। आपने दीवार घड़ी में कभी कभी वो पेंडुलम लगा हुआ देखा होगा। तो बच्चों आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी में अलग अलग तरह का सिस्टम में वो पेंडुलम ऑसिलेट करता है। बट जब ये पेंडुलम बनाया गया था शुरू में, तो इसको एक ऐसे केस में, ऐसे चीज में बंद करके रखा जाता था पेंडुलम को कि जिसमें हवा नहीं हो, और वो पेंडुलम लगातार ऑसिलेट करते रहता था, क्योंकि हवा नहीं थी उस बर्तन के, उस कंटेनर के अंदर, उस केस के अंदर, और फ्रिक्शन नहीं होता था। पेंडुलम को अपोज करने वाला कोई चीज प्रेजेंट नहीं था और पेंडुलम ऑसिलेट करते रहता था। इस तरह से चिल्ड्रन, जब हमें सैंड पर चलना होता है तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेवल पर चलना होगा, उससे भी ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और इस तरह से हम क्या देखेंगे, हमारे पैर, जूता का सोल्स भी घिस जाता है जल्दी, अगर हमें हमेशा उस तरह के ही रोड पर चलना होता है। बच्चों, तो इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, वो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकता है। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। द फोर्स विच opposes the force which opposes relative motion between two surfaces in contact is called friction. फ्रिक्शन ये क्या होगा? It always acts in opposite direction of motion. Opposite direction of motion, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगा, तभी तो उसकी मोशन का अपोज होता है और ऑब्जेक्ट धीरे धीरे रुक जाता है। तो ये हो गया एक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इट कॉजेज wearing and tearing of surfaces। इसके कारण अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो तो सोर्स घिस जाता है। अगर हमें एवरीडे व्हीकल को ऐसे रोड से ड्राइव करना होगा जहाँ की वो रोड अच्छा नहीं है, तो क्या देखते हैं, हमारा टायर, व्हीकल का टायर जल्दी ही घिस जाता है, फट जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये क्या होता है? इट कॉजेज वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द सरफेसेस। तो इसका मतलब बच्चों, इस टर्म का ही मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि फ्रिक्शन इस तरह से, मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इस पर हमें इस सरफेस को मूव कराना है, तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट इस डायरेक्शन में मेरी ओर वो फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन लगेगा। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पर इधर से आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो सरफेस है, इस दोनों के बीच इतना ही फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन से, जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। ये जो फोर्स है इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। इट अराइजेज ऑफ इट्स ओन, ये अपने आप अराइज होता है। कब? when one surface, one object tries to move over another। इस तरह से फ्रिक्शन अपने आप अराइज होगा दो सरफेस के बीच में। कब? जब एक सरफेस दूसरे पर
मूव करना चाहेगा और इस तरह से ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है, फ्रिक्शन का रीजन क्या है और ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है। चिल्ड्रन, तो लेट्स से दैट वन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉज क्या है, रीजन क्या है चिल्ड्रन। तो सबसे पहली बात तो आप खुद से भी कर सकते हो इमेजिन करके इस टर्म के बारे में कि फ्रिक्शन क्यों होगा, क्योंकि जब अगर सरफेस रफ होगा तभी फ्रिक्शन अराइज होगा, विल कम इन टू प्ले। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर ये बोर्ड, इस बोर्ड को एक दिन मैंने परमानेंट मार्कर से इस पर लिख दिया और उसे साफ करना मुश्किल हो रहा था, देन आई रब्ड इट हार्डर, तो ये अब रुखड़ा हो गया। नाउ इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लीन इट, क्योंकि वो थोड़ा सा रुखड़ा हो जाने के बाद इंक उसमें चला जाता है और देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी टू क्लीन। तो बच्चों, रफनेस जब ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन क्या लिखेगा, इट इज कॉज्ड ड्यू टू रफनेस ऑफ सरफेसेज। अब देखिए रफनेस ऑफ सरफेसेज का मतलब क्या होता है, ऑन द रफ सरफेस देर आर इरेगुलरिटी। कितना भी हमको स्मूथ सरफेस दिखे, ये बोर्ड बिल्कुल स्मूथ दिख रहा है बट स्मूथ है नहीं। अगर इस बिल्कुल स्मूथ होता तो अब हम इस पेन से लिख भी नहीं पाते इस पर। तो बच्चों ये देखिए, रफ कितना भी स्मूथ दिखे सरफेस बट उसमें कुछ ना कुछ रफनेस होगा ही। एब्सोल्यूट स्मूथ सरफेस हमें मिलना मुश्किल है बच्चों। तो अब ये हमारा स्मूथ सरफेस, क्या देख रहे हैं, इसमें इरेगुलरिटी है, एलिवेशन, डिप्रेशन है, ठीक है। अब दूसरा सरफेस को इस पर हम मूव कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए दूसरा हमारा ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट है, स्मूथ भी है तो भी मान लीजिए। अब क्या होता है, ये इस पर जब चलना चाहता है तो इसका रफ सरफेस, इसमें जो भी रफनेस थोड़ा सा भी है तो क्या होगा, इसके एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बीच इंटरलॉक हो गया। इंटरलॉक होने का मतलब कह सकते हो, मान लेते हैं आपके पास दो वो है, नाइफ है, एक नाइफ का ये एज है और दूसरा नाइफ है उसका, उसको हम, उसका भी एज इसी तरह का होगा, तो उसको इस पर रख देते हैं ऐसे। तो उसका जो टिप है उसमें एक दूसरे में इंटरलॉक हो गया, इधर ये एक नाइफ और ये एक नाइफ है, इंटरलॉक हो गया। अब उसको हम खींचना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल से वो एक दूसरे से अलग होगा, क्योंकि ये जो एलिवेशन एंड डिप्रेशन है उसमें एक दूसरे का एलिवेशन एंड डिप्रेशन गेट इंटरलॉक्ड टुगेदर और ड्यू टू दैट देयर मोशन इज अपोज्ड। तो ये हो गया due to friction is caused due to roughness of the surfaces. More will be the roughness, more will be the friction. On when an object tries to move over another, then their elevation and depression get interlocked and motion is opposed. ऑपोज्ड, इस तरह से दोनों का मोशन ऑपोज होगा। दूसरा
फ्रिक्शन it is caused due to adhesive force between the surfaces. चलिए ये वाला तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। दूसरा यहाँ देखिए क्या है, एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सरफेसेस। बच्चों ये एडहेसिव फोर्स क्या है, आप लोगों ने देखा होगा ये ग्लू के पैकेट पर, डब्बे पर, ट्यूब पर लिखा हुआ हाईली एडहेसिव। फेविकॉल के डब्बे पर आपने लिखा हुआ देखा होगा हाईली एडहेसिव। तो इस तरह से जो भी चिपकने वाला चीज़ है उसके पैकेट पर, डब्बे पर, ट्यूब पर आपने लिखा हुआ देखा होगा हाईली एडहेसिव। एडहेसिव मतलब चिपकने वाला फोर्स। ये एडहेसिव फोर्स चिपक हर सरफेस के बीच तो चिपकने वाला चीज होता नहीं है, रफनेस होता नहीं है। बट बच्चों ये जो एडहेसिव फोर्स होता है ये अराइज कैसे होता है, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और एटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है। अब जब एक सरफेस दूसरे पर मूव करता है तो क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच एक बॉन्ड बनता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे अट्रैक्ट ईच अदर, और वही ये चिपकाने वाला फोर्स का फॉर्मेशन करता है, इस एडहेसिव फोर्स का फॉर्मेशन करता है। तो बच्चों ये एडहेसिव फोर्स वो लगता किसके किसके बीच में है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। लाइक जब हम हाथ को इमर्स करें वाटर में, पानी में आप डुबाइएगा तो हमारे फिंगर्स में वाटर ड्रॉपलेट लटका रहता है, तो हमारा हाथ भीग गया पानी में क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और हमारे स्किन के बीच एडहेसिव फोर्स लग रहा है, इसके कारण मेरा हाथ भीग गया। बट बच्चों ये जो वाटर ड्रॉपलेट है तो वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो कहलाता है कोहेसिव फोर्स। तो चलिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो गया, सॉरी वाटर ड्रॉपलेट कोहेसिव फोर्स के कारण, और एडहेसिव फोर्स के कारण मेरा हाथ भीग गया। ओके तो चलिए ये जो है तो क्या होता है कि व्हेन वन सरफेस वांट्स टू मूव ओवर अनदर, ट्राइज टू मूव ओवर अनदर, जब एक सरफेस दूसरे पर चलने की कोशिश करता है तो दोनों में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स के बीच, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसे हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। और वो जब अट्रैक्ट करेगा एक सरफेस दूसरे को, एक सरफेस का मॉलिक्यूल दूसरे सरफेस के मॉलिक्यूल को ऑब्वियसली उनका मोशन ड्रैग होगा, उनके मोशन का को अपोज होगा, उनके मोशन का विरोध होगा, और इसी कारण फ्रिक्शन अराइज होगा। तो मोर विल बी द एडहेसिव फोर्स बिटवीन द सरफेसेस, मोर विल बी द फ्रिक्शन। ओके चलिए तो ये रीजन हो गया फ्रिक्शन का। तो मेन आपका क्या हो गया, मेन हो गया क्या, रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज़्यादा रफनेस होगा ऑब्जेक्ट में, सरफेस में, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। और दूसरा ये हो गया एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हो इस नेम को। एडहेसिव फोर्स लगेगा दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स में। लाइक हमारा हाथ भीग जाएगा पानी से क्योंकि पानी और मेरे हाथ के बीच एडहेसिव फोर्स लग रहा है, बट वाटर ड्रॉपलेट मेरे हाथ में फिंगर्स में लटका रहेगा क्योंकि वहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच कोहेसिव फोर्स लग रहा है। इस तरह से बच्चों फ्रिक्शन का कॉज ये है। ठीक है, तो इस वीडियो में एक और चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों। बीच बीच में मैं वीडियो में कुछ एक्टिविटी डाल दूंगी, उस एक्टिविटी को आप पढ़ोगे और एक्टिविटी का पिक डाल दूंगी, फोटो डाल दूंगी, उस एक्टिविटी को पढ़ोगे एंड देन यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट एक्टिविटी एंड देन दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। ओके अब एक और चीज़ हम लोग पढ़ लेते हैं और उसके लिए मैं दूसरे दिन फिर से एक एक्टिविटी आपको करके दिखाऊंगी।
और लेकिन इतना आज हम लोग देख लेते हैं। Children, ये देख रहे हो board is not getting rubbed nicely because its surface has become smooth. अगर सॉरी रफ, अगर ये स्मूथ होता, बिल्कुल स्मूथ होता, then it would be cleaned properly and there would be no ink on it. तो factors on which फ्रिक्शन डिपेंड्स, किन किन चीज़ों पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो कॉज में भी कर सकते हो, वो बात भी है, बट फिर से एक मतलब फैक्टर्स को हम लोग अलग से देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए किन किन चीज़ों पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। फ्रिक्शन विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सरफेस, nature of surfaces means more is the roughness, more will be the friction. चलें, जो ऑब्वियसली रफनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। दूसरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंपल सी बात, चलें, अगर हमें कोई हल्के ऑब्जेक्ट को फ्लोर पर सपोज खींचना है, मास कम होगा, हल्का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली मास कम होगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा और हम आसानी से उसको खींच सकते हैं। बट अगर मास ज़्यादा होगा तो हमें खींचना मुश्किल होगा और इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा। कब? जब ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि ज़्यादा उसका वेट ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा दूसरे फ्लोर पर और इस तरह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा बच्चों। तो मास ज़्यादा होने का मतलब ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा होने का मतलब ऑब्जेक्ट के कारण एक्सर्टेड फोर्स ज़्यादा होगा और उसके कारण प्रेशर ज़्यादा होगा और इस तरह से फ्रिक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये इन दो चीज़ों पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो क्या लिखिएगा इसके बारे में? मोर इज द वेट और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, more will be the friction. ओके, चलिए इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक को आज पढ़ा इस वीडियो में बच्चों। और ज़्यादा मैं लंबा बना दूं तो आपके लिए शायद बोरिंग हो जाए, तो आज से हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे बच्चों। दोज हु आर आस्किंग मी टू मेक वीडियो और अपलोड वीडियो, that thing makes me happy that you are watching the video, you are getting benefited from that। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों। उसका रिनोमरेशन तो मैं डिमांड नहीं करूँगी, ना करती हूँ, ना करना है, बट ये मुझे खुशी देती है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने अपने मुझे वीडियो बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए कहा। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन and this thing will make me more happy if you will see the video, if you will tell me to make the video and upload the video, that will make me happy. So thank you for watching। आज हम लोग इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।